तो ये पहली बार 1917 में इस बात का एक ऐलान हुआ था। उसके बाद से लेकर के इनको बसाया गया वहाँ पर लाकर अलग अलग। उसका कारण है कि ये भी था कि यूरोप में बहुत जगहों के ऊपर, खास तौर पर जर्मनी का, जब हिटलर आए तो इनके ऊपर ज्यादतियाँ भी 60 लाख के करीब यहूदी मारे गए थे। बहुत बुरा वो अध्याय है जिसमें गैस चैम्बर के अंदर उनको भर करके मारा गया था। वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे अटैक हुए थे। तो रूस का उस समय का जार के समय से लेकर के उसके बाद के यूरोप के अनेकों अलग अलग देशों से इधर आकर के ये बसे। चलिए, तो फिर बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाकायदा यूएनओ, इस आज जो यूएन है उसको अब तो 200 के करीब हो रहे देश, 192 कितने हैं मेंबर। तब तक ज्यादातर दुनिया गुलाम थी, आजाद हुए नहीं थे, न्यारे देश बने नहीं थे। तो वर्चस्व तो इन का था, साम्राज्यवादी देशों का था। भारत नया नया आजाद हुआ था। तो ये प्रस्ताव लाया गया जो 8% जमीन के भूभाग, जो आज फिलिस्तीन या का जो बक्सा है, इसमें सिर्फ 8% भूभाग के ऊपर यहूदी रहते थे, जूस की आबादी थी। लेकिन उनके लिए एक तरह से 48%, 8% जेरूसलम का, 48% यानी कि आधा हिस्सा जमीन का इनके नाम यूएनओ में प्रस्ताव पास कर दिया। भारत ने उसका विरोध किया। हम विरोध करने वालों में ये गलत है, उसके खिलाफ अपन वोट किया। हमने उसको मान्यता भी नहीं दी थी इजराइल को। भारत ने उस समय मान्यता नहीं दी। बाद में जब स्थितियां बदल गई, देश बन गया, तो उसके बाद हमने मान्यता दी। उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक हमने उसके साथ राजनयिक संबंध नहीं रखे। हम फिलिस्तीन के मुक्ति आंदोलन का भारत समर्थन करता था विदेश में। लेकिन इजराइल जो अमेरिका की या साम्राज्यवादी देशों की, जिसको चौकी कह दिया वहां जो स्थापित की इस पूरे इलाके में, जो बहुत ही समृद्ध है तेल के संसाधनों के हिसाब से, पूरी अरब दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये एक बड़ा अड्डा के रूप में समझो जो स्थापित किया गया। हर साल 4 अरब डॉलर अमेरिका अपने बजट से इजराइल को देता है। और पूरे जितने हथियार जो कुछ भी हैं उन सब से इक्विप करना उसको पूरे इस इलाके के स्तर पर, क्योंकि सारे आसपास अरब कंट्रीज हैं और इनको अरबों को खदेड़ करके उनकी धरती पर बसाया गया है। इसलिए उसकी सुरक्षा के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं अमेरिका की तरफ से और बाकी यूरोपियन देशों की तरफ से उसकी की गई। और उसका फायदा उठा करके इन्होंने तरीका यह अख्तियार किया कि अपनी सेटलर्स यानी कि अपनी जितनी जमीन है उस तक और आगे बढ़ाते चले जाओ, बस जाओ, और कोई वहां अगर कुछ करते हैं तो उसका उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, दमन करो, हत्याएं करो, तमाम तरह से। और आज स्थिति यह है कि पूरा का पूरा इलाका आज उन्होंने कब्जे में कर लिया। एक छोटी सी गाजा पट्टी बची हुई है जिसका कुल मिलाकर के 40 किलोमीटर की लंबाई है और 10 किलोमीटर की औसतन चौड़ाई कह सकते हो, जिसमें 23 लाख की आबादी है। और ये पूरी की पूरी पट्टी को आप देखो कि देश जिसको चारों तरफ से, एक तरफ समुद्र है, पूरा समुद्र है, बाकी जो इलाका है छोटा सा टुकड़ा मिस्र को लगता है, लेकिन उड़े भी इजराइल ने बाकायदा अपनी दीवार, जो कहा ना लोहे की दीवार खींच दी। इसकी इजाजत के बगैर कोई फिलिस्तीनी ना तो उड़े तो बाहर आ सकता, ना भीतर जा सकता, ना कोई सामान आ सकता, ना कोई जा सकता। इसलिए उसको खुली जेल कही जाती है। ये देश गाजा पट्टी या एक तरह से खुली जेल है जो चारों तरफ से घेर रखा। एक दूसरा इलाका जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, पश्चिमी तट बोलते हैं, जहां उनका दिया गया था, यूएनओ ने दिया था कि यू है तुम्हारा, लेकिन उसमें भी अधिकतर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और हालत यह बना दी कि आज घर मेरा आ रहा है, खेत उड़ रहा है, बीच में आ गई यहूदी बस्ती, तो उड़ा जाने खातिर इजराइल की पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। और धीरे धीरे इस तरह से उनके घरों पर भी कब्जे किए गए। तो मैं उसके और विस्तार में नहीं जा रहा हूं, जिसकी वजह से जो कह रहा नाक बंद कर दिया पूरी तरह से, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे, शांतिपूर्वक ढंग से भी होते रहे, लेकिन हर फ्राइडे जो हर शुक्रवार को प्रदर्शन होते थे, गोलियां चलती, मानस मरते। एक समय तक वहां पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बड़ा एक आंदोलन था, यासर अराफात उसके नेता थे।
सारी दुनिया ने उसको मान्यता दी थी, जनरल असेंबली तक भी उसको मान्यता मिल गई थी। समझौता भी कराया गया, एक समझौता हुआ कोई ठीक है, यो इजराइल यो जो समझौता था और यूएनओ का, उसके मुताबिक हम लागू कर देंगे, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। कैबिनेट के अंदर बाकायदा समझौता हुआ, इजराइल का प्रधानमंत्री यासर अराफात और अमेरिका का राष्ट्रपति उसके बिचौले में। आखिरकार इजराइल में तो उस प्रधानमंत्री की हत्या कर दी और यासर अराफात के खिलाफ इजराइल ने ये जो हमास है इसको खड़ा कर दिया, इसको पाला पोसा। अमेरिकन इजराइल ने हमास के काउंटर ना उसके पीएलओ के अराफात के खिलाफ एक तरह से यूं लगा लो, जो अपने राजीव लोंगोवाल समझौता होया था तो लोंगोवाल की उड़ा हत्या कर दी, उड़ा धर्म युद्ध चलिया, आड़ न्याय युद्ध चलिया, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया है। एक ने वहां पर इस समझौते के बारे में किया है कि यासर अराफात ने इजराइल को मान्यता दे दी। उसने कहा ठीक है, हम तेरे को मान्यता देते, हम तो मान्यता देते, समझौते में था, और यह जो जमीन है जो यूएनओ ने कही थी उसको हम बैठ कर लेंगे। तो उसका विरोध कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से किया है। चलो, अब उसके चलते हुए स्थिति है कि जो ये हमास की तरफ से इस 7 तारीख की घटना से पहले अगर देखोगे तो 238 लोगों की हत्या है जो इजराइल ने, क्योंकि डेली का काम था ना, ये तो रोज का, जो फिलिस्तीनी लोगों की हत्या है। आखिरकार अब इन्होंने वो 7 तारीख को अटैक किया। ये अटैक भी अपने आप में चमत्कारिक है, जो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा जिसका प्रचार था कि भाई सबसे बड़ी सुरक्षा का कवच है उनके पास, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और वो इजराइल के भीतर बढ़ गए और उनके ही सैनिक गाड़ियों में उनके मानसन ठा गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि उनकी इतनी सेंधमारी कैसे हो, ये एक तिलमिलाहट है। उसके बाद से जिस तरह से हमला किया जा रहा है, आप देखते होंगे पूरा गाजा पट्टी को कह दिया कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर से दक्षिण में चले जाओ। अब 23 लाख लोग कैसे, और इतनी भीड़ी जगह है वहां, कैसे पहुंचेंगे? लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग चले भी गए तो दक्षिण में भी बमबारी करके, एक पत्रकार जो अल जजीरा का है उसका तो पूरा परिवार दक्षिण में चला गया था, वो पत्रकारिता में रिपोर्टिंग में लग रहा है, तीनों के तीनों बीवी भी बच्चे भी मारे गए। ऐसी अनेकों घटनाएं तो वेस्ट बैंक में भी और गाजा पट्टी में भी बहुत मलबा का मलबा, धुएं के धुएं आप दिखाई देते हैं तो उसके अंदर जो चल रहे हैं। और 9000 से ज्यादा लोग ऑफिशियली मरे हुए, कितने मलबे के नीचे होंगे इसकी गिनती कौन करे था? 9000, उसमें 40% के आसपास बच्चे हैं, छोटे बच्चे। अगर इनमें गिनती देखोगे तो 9 या 5 साल से नीचे के बच्चे बड़ा हिस्सा होगा, औरतें हैं, बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा जो मरने वाले। तो बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी आप कह सकते हैं जो चल रही है, लगातार हो रही है। पर उसके बावजूद भी आप देखिए कि तुरंत बाद अमेरिका का राष्ट्रपति पहुंच गया, उसके बाद ब्रिटेन का पहुंच गया, फिर उसके बाद फ्रांस का पहुंच गया। गप ही पाओ है और कुछ भी हर तरह से रक्षा करने का तेरे को अधिकार है, उसको पूरा सपोर्ट है। लेकिन इसके खिलाफ दुनिया भर में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब के जितने देश जो अमेरिका ने, ब्रिटेन, इसने धीरे धीरे अपने पाले में ले आए थे भाई, इस तक क्योंकि अमेरिका तो कौन पंगा ले, उसकी चौकी है। अब वो जो जिनको डरा लिया था उनकी स्थिति है कि उसके देश में, उनके अपने देशों में भयंकर प्रदर्शन है, जबरदस्त प्रदर्शन है, उनकी सरकारों के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ता है। खुद अमेरिका में कोई शहर नहीं बचा था, इवन यहूदी भी, जो अमेरिका के अंदर दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा यहूदियों की अगर बस्ती है तो वो अमेरिका के अंदर, वहां पर भी यहूदियों ने भी प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि आज के दिन जो सरकार है इजराइल की, वो सबसे ज्यादा मोस्ट अनपॉपुलर सरकार जिसको कह सकते हैं, जिसके खिलाफ पहले से आंदोलन चल रहे थे, और उसी को जिम्मेदार भी यहूदी मान रहे हैं कि यह स्थिति जो पैदा हुई है इसके लिए जिम्मेदार है, मोस्ट करप्ट, बहुत ही ज्यादा। तो खैर चलो, ये एक स्थिति है। अब इसके चलते हुए 2 चीजें पैदा होगी। एक तरफ आप देखिए लंदन में जहां प्रतिबंध लगा रखा था, प्रदर्शन नहीं होंगे, पेरिस में, जर्मनी में प्रतिबंध लगा रखा था, प्रतिबंध हत्ता बुता करके 3-3, 4-4 लाख लोगों का प्रदर्शन लंदन के अंदर एक बार नहीं 3 बार हो चुका है, कोई दिन नहीं रहता।
तो लोगों का एक तरफ क्योंकि मानव बच्चे मारे जा रहे हैं तो एक मानवीय पक्ष उभर के आ रहा है कि भैया तो ज्यादती है। सरकारों का रुख इजराइल के साथ और जनता का काफी बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन के साथ। ये पहला है। भारत की स्थिति पहली बार ये हुई है क्योंकि भारत धीरे धीरे अमेरिका का और खास तौर पर आज मोदी की सरकार है, बीजेपी आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस का वैचारिक तौर पर विचारधारा के स्तर पर नेतन्याहू की जो पार्टी है उससे काफी मिलता है। जिसको जूइज्म कह लो, जैनिज्म कह लो, जो भी उसका जायोइज्म कह लो, जैसे ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये वो यहूदीवाद की बात करते हैं। तो इनका वैचारिक तौर पर है, इसीलिए रणनीतिक तौर पर भी भारत इनके सत्ता में आने के बाद से इजराइल का रणनीतिक साझेदार बना है। दुनिया में आज इजराइल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट आयात करने वाला, हथियार खरीदने वाला पहला देश कौन है? वो भारत है, जो अब तक फिलिस्तीन का समर्थन करता था। हम अब पहली मौका है कि अब रेजोल्यूशन आया, यूएनओ के अंदर आया कि शांति युद्ध रुकना चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ 11 देश थे विरोध करने वाले, 120 देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन भारत जो शुरुआत में अकेला, नव आजाद हुए हुए देशों में अकेला था जो इसने इसका विरोध किया था और फिलिस्तीन के साथ था, आज उस प्रस्ताव पर वोट फिलिस्तीन के समर्थन में करने की बजाय उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को सपोर्ट किया। वो पहले दिन 7 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में दे दिया था, लेकिन फिर उसको समझ में आई, क्योंकि और लोगों ने बताया होगा राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर तो तेरी एक बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारी अरब कंट्रीज अगर अनॉयड होगी या हमारे से खिलाफ हो जाते तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत के लिए तो सारा है, तो हमारा इकोनॉमी, हम तो उस तो खरीदा हमारे दोस्त क्यों ना लेना इजराइल है, हाँ उसका तो हम तो फायदेमंद है, उससे का आमदन बढ़े, हमारे लिए तो इजराइल और कुछ नहीं है ना। लेकिन अरब के लिए तो लेन देन, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए भी और बाकी दुनिया में भी एक अलग तरह पड़ने की स्थिति बनती है। तो ऐसे में फिर इन्होंने कहा कि हम कुछ मानवता का एड वेड भी कुछ भेजने की बात की है, तो एक दोगलापन से का दिखाई देता है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है भारत के लिए कि उसका, और इसको यहाँ भारत में ये भुना रहे हैं। पूरा का पूरा मीडिया अगर देखोगे, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, अब वहां तो टेक्निकल है कि ठीक है एड भी दे दी, आपने यूं कर दिया, खुल करके आप इजराइल के पक्ष में वोट नहीं कर रहे हो, एब्सटेन कर रहे हो, लेकिन आड़े तो खुल के बीजेपी आरएसएस खुल करके प्रचार में जुटी हुई है इजराइल के समर्थन में। और ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जैसे इजराइल के पक्ष में जो हैं वो सारे हिंदू हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, आतंकवादी है, फलाना है, धक्कड़ है, और हमास को एक राक्षस की तरह से ऐसे पेश किया जा रहा है। और जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवाद के समर्थन है, और इस तरह से वो गद्दार है। ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। यहाँ भारत में लड़ाई लड़ी जा रही है वो गाजा में, और पॉलिटिकल फायदा अपने पक्ष में हिंदुत्व के राजनीति का वैचारिक प्रभाव जमाने के लिए यहाँ मीडिया के मार्फत पूरा जोर आरएसएस बीजेपी की तरफ से किया गया। इसको भी समझने की जरूरत है कि वो क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का किस रूप में असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो हिंदुत्व की राजनीति, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता के आधार पर उसको और मजबूत करने, क्योंकि आज मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसके प्रति लोगों के बीच में एक असंतोष, नाराजगियां खड़ी हुई है। नतीजे के रूप में आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी चुनावी तौर पर, कर्नाटक था वो भी गया, अब ये और आगे बढ़ने की स्थिति है। तो